Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। राउज एकेडमी लेकर आ रहा है एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच 2024 प्री कम मेंस के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि कंडक्ट होगा 7 जनवरी 2024 को। एडमिशन के लिए हमारा बैच जो है 10 जनवरी 2024 तक ही यहाँ पर आपको ओपन देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए आप सभी क्या कर सकते हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 7 जनवरी 2024 के टेस्ट के लिए, इन विच यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या क्या सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है वन नेशन वन राशन कार्ड्स के बेनिफिशियरीज में। जब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, एक सब्सटेंशियल राइज हमें देखने के लिए मिला है। देखिए, किसी भी स्कीम के जब हम राइज की यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने का मतलब है कि ये स्कीम अपने आप में सफल होती हुई हमें देखने के लिए मिली है। इसका काम यहाँ पर क्या था कि एक एक्सेसिबल राशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाना फेयर प्राइजेस के रूप में सारी शॉप्स पर। एक जो लेटेस्ट डेटा यहाँ पर जनरेट किया गया है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के द्वारा, इन्होंने एक नोटेबल इंक्रीज दिखाया है कि जो लोग हैं वो ONORC विच इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का यहाँ पर भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इससे उनको फ़ायदा मिल रहा है और 30 लाख बेनिफिशियरी आज की डेट में इस स्कीम का उपयोग करके राशन ले रहे हैं। एक रिमार्केबल ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि लगभग 67% का जंप हमें इसके अंदर देखने के लिए मिला है। चलिए बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशंस में, हमें क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। ये एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है जिसको यहाँ पर स्टार्ट किया गया था इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड के तहत अगस्त 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ताकि एक सीमलेस वे में, एक पोर्टेबल वे में यहाँ पर फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके थ्रू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य था एक एलिजिबल बेनिफिशियरीज जो हैं उनको उनके हक का जो फूड है, जो फूड ग्रेन्स है, जो सब्सिडाइज्ड रेट पर इन्हें मिलने चाहिए, एक जो फेयर प्राइस पर इनको मिलना चाहिए, उसको यहाँ तक पहुँचाना। चलिए बेनिफिट्स और बेनिफिशियरीज की बात करें तो जितने भी आपके NFSA राशन कार्ड होल्डर्स होते हैं वो सभी इसके अंदर टाइटल हो जाते हैं कि इनको यहाँ पर फूड मिलेगा चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। देखिए अभी तक होता क्या था, सपोज आपका जो राशन कार्ड है वो पर्टिकुलर स्थान के लिए सीमित है तो वहीं पर आपको उसका राशन मिल पाता था। ऐसे में जो मजदूर होते थे, जो ट्रैवलर्स होते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा समस्या देखने के लिए मिलती थी। अब हुआ क्या है, NFSA के जितने भी बेनिफिशियरी होंगे, चाहे वो माइग्रेंट्स हैं या फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, अब उन्हें किसी भी स्थान की जगह पर यहाँ पर इनके आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा बायोमेट्रिक की मदद से एक सीमलेस मैनर में फेयर प्राइस शॉप के तहत यहाँ पर इनको राशन दिया जाएगा अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है पोस्ट ऑफिस बिल की। क्यों इसको लाया गया है, क्या इसके क्रिटिसिज्म है, हम सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। देखिए लोकसभा में यहाँ प्रेजेंट किया गया था कि 2023 बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, जिसे यहाँ पर राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। अब फाइनली ये हमें लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, जो 125 साल पुराना हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है विच इज़ इन दी 1898, इसको यहाँ पर रिप्लेस करना, और जो जैसे समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समस्याएं बदलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती हैं, उसके साथ ही हमारे जो बिल्स हैं, जो नियम हैं, उसमें चेंजेस लाने के लिए इस बिल को यहाँ पर लाया गया था। प्राइमरली ऑब्जेक्ट की बात करें तो जितने भी पोस्ट ऑफिस रिलेटेड लॉज हैं इनको यहाँ पर अमेंड करना है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पोस्ट ऑफिस नेटवर्क का, उसको यहाँ पर चेंज करना, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं और जो हमारे पास एक्ट है ये 18वीं शताब्दी से देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इस
पूरे जो बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है विच इज़ दी सेक्शन 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जो कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिकली आउटलाइन कर रहा है कि जो केंद्र सरकार है इनके पास अधिकार है कि ये जितने भी डिटेन कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को व्हेन इट कम्स टू नेशन और नेशनल इंटेग्रिटी की यहाँ पर बात होगी। ठीक है, स्टेट सिक्योरिटी को लेकर एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन 9 यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। अब अगर बात करें कि सिमिलैरिटी क्या है इसकी 1898 एक्ट से लेकर, देखिए यहाँ पर भी जो पावर थी सेक्शन 9 के अंदर, वो यहाँ पर सेक्शन कर रहा था 1925, 26, 1898 एक्ट का, जहाँ पर प्रोहिबिट किया जाता था सेंडिंग ऑफ सर्टेन आइटम्स बाय द पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग एक्सप्लोजिव, डेंजरस सब्सटेंसेस, शार्प इंस्ट्रूमेंट, नॉक्शियस, डिलेटेरियस सब्सटेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी वजह से यहाँ पर हमें दोनों कंपैरिजन देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो बिल है, जब हम वर्तमान बिल की बात कर रहे हैं, ये अलाउ कर रहा है पोस्ट ऑफिसर को कि ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं आइटम्स को, अगर इनको लगता है कि भाई कहीं पर भी कोई भी सस्पिशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, या कोई पर्टिकुलर जो पोस्ट है या पर्टिकुलर जो डाक है या पर्टिकुलर पार्सल है, इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर ले जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम इस बिल की यहाँ पर बात करें तो ये देखिए दायित्व से यहाँ पर रिलैक्सेशन देता है अंडर दी सेक्शन 10 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ये बिल यहाँ पर पोस्ट ऑफिस या उसके ऑफिसर्स को किसी भी प्रकार के लॉस, डैमेज, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज या ऐसी कोई भी मिस हैपनिंग होती है उससे यहाँ पर फ्री रखता है। ये जो प्रोविज़न है ये 1819 एक्ट के ही जैसा सिमिलर हमें देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट को लायबल नहीं माना जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2023 का जो बिल है ये रिमूव कर रहा है उन सारी पेनल्टीज़ को, ऑफेंसेस को, जिनको स्टिपुलेट किया गया था 1898 एक्ट के तहत, जैसे मिसकंडक्ट, फ्रॉड, थेफ्ट बाय पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल आर एंटायरली डिलीटेड फ्रॉम हेयर। Now what is happening? Anyone who is refusing or neglecting to pay charges for the post office services can be held liable, कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हैं और यहाँ पर पूरे मीन्स के तहत इस अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर बिल यहाँ पर रिमूव करता है सेक्शन 4 को, जो कि 1898 एक्ट का था, जिसके अंदर सेंटर को एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज यहाँ पर दिया जाता था कि वो क्या करेंगे, अपने सारे के सारे जो पोस्ट हैं उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही कन्वे करेंगे। इसको अब यहाँ पर एक्सक्लूसिवली हटा दिया गया है, एरोड कर दिया गया है कि अब प्राइवेट सर्विसेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस बिल की कुछ कमियों को देखते हुए इसका क्रिटिसिज्म भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो मेंबर हैं अपोजिशन के, उनका बोलना है कि देखिए ये ड्रैकोनियन प्रोविज़न है, एक कॉलोनियल एरा से अभी भी आप प्रेरित हैं। जो अपोजिशन है कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे तो सेंटर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर बिल है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस कर रहा है। चलिए, लेट्स वेट फॉर दिस बिल टू बिकम एन एक्ट, उसके बाद ही हम इसको डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि आप जब इस स्लाइड को डाउनलोड करेंगे आपको इस बिल के जो फीचर्स हैं, जो इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन हम इसको तभी चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे से जब ये बिल यहाँ पर एक्ट बन जाएगा, पास हो जाएगा इन दी लोकसभा। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक की, जो कि इज इट द की बॉटलनेक इन इंडिया, चाइना +1 स्ट्रैटेजी को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, हम जब इंडिया की अपोजिशन की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं उसे एक ऑल्टरनेट की तरह देखा जा सकता है चाइना के लिए, ऐसे में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम एक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रहे हैं, और जब हम कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स हम व्यापार बढ़ाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ऐसे में लॉजिस्टिक्स जो सर्विसेज हो जाती हैं ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ऐसे में ना केवल चाइना के लिए कंपटीशन इंडिया से है, बल्कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से भी हमें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि
जो कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पर चाइना के ऑपोजिट जाके, China+1 स्ट्रेटजीज़ के ऑपोजिट जाके दूसरे नेशंस में भी जाने की कोशिश कर रही हैं, वो सबसे पहले देखेंगे कि लॉजिस्टिक कहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग उन्हें देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में बात आ जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी लॉजिस्टिक ईज़ किस तरीके से हैं, क्या हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसके लिए काम कर रहा है। अब समझिए, एक परसेप्शन सर्वे यहाँ पर क्रिएट किया गया था विद 7,321 रिस्पोंडेंट। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो हमारा एवरेज स्कोर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ा है। जब हम रोड क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो ये बड़ी हैं, हमारे टर्मिनल, लॉजिस्टिक कॉस्ट, इन सारी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। हालांकि अगर हम ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये अकेले सिर्फ इतनी जगहों से भारत का 70% एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनकम जनरेशन का काम करता है। और इसी की वजह से आप देखेंगे जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इनके बीच में एक आपको जॉब जनरेशन और इनकम जनरेशन गैप भी क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर हम बात करें झारखंड की तो उसने बिलो द एवरेज परफॉर्म किया है। किसी भी इंडिकेटर की बात कर लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ऑपरेटर, रेगुलेटरी कैटेगरीज, इन सारी चीज़ों में झारखंड आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा। वहीं कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट, एक सेटिस्फैक्शन इंप्रूवमेंट तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि चैलेंज क्या है लॉजिस्टिक में, देखिए सबसे बड़ा परसिस्टेंट जो प्रॉब्लम है विच इज़ दी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। हम देखिए कहीं ना कहीं हम एक ही जगह पे क्लस्टर क्रिएट करने की कोशिश कर देते हैं। ऐसे में जो पूरा ध्यान है, सपोज आप इंडिया की बात करें सो देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पर सारी जगह बिल्ड नहीं हो पाती। टर्मिनल फैसिलिटीज़ हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं, रोड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं जब हम लॉजिस्टिक की बात करते हैं तो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो कॉस्ट लगता है विच इज़ द लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करता है। डिस्पाइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे छोड़ देते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, तो ये केवल और केवल देखिए 2.8% यहाँ पर, ठीक है, इंडिया की जीडीपी में यहाँ पर दे रहे हैं लॉजिस्टिक अपलिफ्टमेंट को लेकर। वहीं जो सर्वे किए गए हैं इनसे एक चीज़ समझ आ रही है कि एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कंपैरेटिव टू 2019 सर्वे। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर लोअर यूज़र सेटिस्फेक्शन हमें देखने मिलेगा। वहीं आसाम की बात करें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोस्टल स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 75% से भी भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यहीं से होता है, जिसमें गुजरात 33%, महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 9% का यहाँ पर लॉजिस्टिक कैरी करते हैं। और इसी के साथ गुजरात से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला स्टेट आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएगा। और देखिए इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लॉन्च करी थी NLP विच इज़ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, जिसने बात करी थी कि हम प्री इंजीनियरिंग सेक्टर पर, डिजिटाइजेशन पर, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे ताकि भारत का जो लॉजिस्टिक है इसको बहुत ही अच्छा बनाया जा सके और जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सके। मेजरली यहाँ पर बात थी कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको यहाँ पर कट किया जाए, जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसके बराबर लेकर आना है। दैट मीन्स अगर हम बात करें वर्तमान में ग्लोबल लेवल पर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है इट इज़ ओनली 8%, वेयर इज इंडिया में यही कॉस्ट 14 से 18% हमें देखने के लिए मिलता है और इसे ही कट डाउन करके लाना है 8% तक। हम भले ही 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाते हैं वर्ल्ड में, लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत ही हमें कम देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स इंडिया का पूरा फोकस है कि हम यहाँ पर टॉप 10 में LPI इंडेक्स में पार्टिसिपेट करें। अदर देन दिस इंडिया की बहुत सारी और दूसरी एक्टिविटीज़ भी हैं लॉजिस्टिक को लेकर, जैसे PM गति शक्ति स्कीम, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, लीड्स रिपोर्ट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे आप सभी को पता होगा, भारतमाला प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं विच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग दिस इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज सागरमाला प्रोजेक्ट एंड व्हाट इज दी सगरतात समृद्धि योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात करेंगे ओमनीबस टेलीकॉम बिल इन लोकसभा लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन विद दिस। समझिए ये सब है क्या। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है लोकसभा में, जो कि अगेन एक सिग्निफिकेंट मूव है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेलीग्राफ एक्ट 1885 के बारे में। अरसों पुराना हमारे पास एक्ट है, इसको यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है और एक नए बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि देखिए, इसके अंदर एक कंसोलिडेट सर्विसेज, एक बहुत ही चाहे मैनेजमेंट की बात करें, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें, उन सभी को इंक्लूड किया जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 में, जो कि टेलीग्राफ एक्ट 1885 में मिसिंग देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ छोटे छोटे चेंज लाए गए हैं, हम उनको समझ लेते हैं। इस पर्टिकुलर बिल में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है विच इज़ दी ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ रिलेटेड ट्रांसमिशन यहाँ पर क्रिएट करना होगा, मैसेजेस थ्रू वायर, रेडियो, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, जो कि प्रीवियस लाइसेंसिंग सिस्टम में था। हालांकि ये जो बिल है, ये अभी भी हमें ऑनलाइन सर्विसेज जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ऑथराइजेशंस हैं, इनको रिक्वायर होगा कि एक टेलीकॉम नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करें। साथ ही यहाँ पर एक नोटेबल रिक्वायरमेंट क्रिएट की गई है कि जो टेलीकॉम कस्टमर है, दे आर नाउ मैंडेट फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एम्ड एट एड्रेसिंग द इशूज ऑफ स्पैम कॉल्स, मैसेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। स्पेक्ट्रम रिफार्मिंग और हार्मोनाइजेशन की बात करें तो इस बिल में दिस पर्टिकुलर बिल इनकॉर्पोरेट्स वेरियस अमेंडमेंट्स एंड स्ट्रक्चर दैट हैव इवॉल्व्ड इन द टेलीकॉम रेगुलेशन सिंस द टेलीग्राफ एक्ट 1885। इसके अंदर अगर हम बात करें तो एक स्टैट्यूटरी फोर्स बनाने की बात की जा रही है फॉर द नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान, जिसके अंदर जो एयरवेज हैं वो अलग अलग सर्विसेज के लिए अलॉटमेंट देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की गई है विच इज़ दी रीफार्मिंग। रीफार्मिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, जहाँ पर स्पेक्ट्रम रीफार्मिंग की बात की जा रही है, जिसके अंदर टेलीकॉम कंपनीज को एक रीपर्पज स्पेक्ट्रम क्रिएट कर सकती हैं जब भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए कि जो 4G स्पेक्ट्रम है, ये यहाँ पर रीपर्पज कर सकते हैं 5G स्पेक्ट्रम के लिए अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जब भी ये पास हो जाएंगे लोकसभा में, बिल यहाँ पर एक्ट बन जाएगा, तब हम इनको बहुत ही ज़्यादा डिस्कस डिटेल में करेंगे। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई अचानक से चीज़ नहीं आ गई है, पहले से इन सारी विषयों पर बातें चल रही थी। चलिए बात करते हैं एक सिग्निफिकेंट रूलिंग नवंबर 10, 2023 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर डिलीवर किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरप्रिटेशन रिलेटेड विद द आर्टिकल 200 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड अनदर। ठीक है, आर्टिकल 200 जो कि बोलता है गवर्नर में सेंड द बिल बैक टू द असेंबली विद अ रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल एज अ होल और सर्टेन प्रोविजन देयर ऑफ। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द इंटरप्रिटेशन बाय द CJI। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्रिएटिवली इंटरप्रिटेटेड आर्टिकल 200, specifically the first proviso is shedding light on the governor's power and the process of assent for the bill। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें की जा रही हैं। इन्होंने बोला कि जो जजमेंट है इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक रियल मीनिंग जो था फर्स्ट प्रोविजो को, उसको यहाँ पर क्लियर किया गया। इसमें बोला गया कि गवर्नर मे सेंड द बिल बैक टू द असेंबली विद अ रिक्वेस्ट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द एंटायर बिल, या फिर कुछ प्रोविजन को लेकर। एक पाइवटल एस्पेक्ट यहाँ पर लिया गया इस इंटरप्रिटेशन का, और इसको यहाँ पर लिंक किया गया विद होल्डिंग ऑफ असेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडिंग द बिल बैक
to the assembly for immediate reconsideration. CJI इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये वर्चुअली एलिमिनेट करता है उस ऑप्शन को जहां पर गवर्नर विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट को इंडिपेंडेंटली. सो इफ द गवर्नर चूजेस टू विदहोल्ड असेंट, दे आर कंपेल्ड टू promptly send bill back for reconsideration, leaving no alternative but the eventually give assent to it. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पंजाब केस में एम्फैथेटिकली दे असर्टेड कि गवर्नर यहाँ पर अनड्यूली डिले नहीं कर सकता बिल को लेकर, जो कि एक कॉमन प्रैक्टिस है जहां पर गवर्नर रिफ्रेन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं बिल पर, और इसके लिए कई बार डिले हो जाता है और जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है स्टेट की वो डिले हो जाती हैं. टॉप कोर्ट्स के डिसीजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक मच नीडेड क्लियरिटी की आवश्यकता थी आर्टिकल 200 को लेकर, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को डिले बना देता था, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विदहोल्ड द असेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. अब देखिए, बार बार ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी इनको यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज़रूरी था. इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो आपके पास अधिकार हैं, जो भारतीय संविधान आपको आर्टिकल 200 के तहत यहाँ पर जो अधिकार दे रहा है, राज्यपाल को जो शक्तियाँ दे रहा है, उन पर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमें देखने के लिए मिल रहा था. दैट मीन्स जब हम आर्टिकल 201 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बिल को रिजर्व किया जा सकता था कंसीडरेशन के लिए. वहीं भारत के राज्यपाल की बात करें तो इनको कंप्लीट वीटो या फिर ये वीटो को यहाँ पर हटा भी सकते हैं एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मनी बिल. इन सारे अधिकार यहाँ पर इनको मिले होते हैं. हाँ, हालांकि हम यहाँ पर पॉकेट वीटो की बात नहीं कर रहे हैं. यूजुअली जब हम वीटो की बात करते हैं तो इनके पास कंप्लीट वीटो या फिर डिले करने का राइट हो जाता है. जब भी आप देखेंगे ऐसे में जो गवर्नर होते हैं ये कई बार विदहोल्ड कर लेते हैं, जो लेजिस्लेटिव डिसीजंस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा देरी हो जाती है, और इसी को लेकर कई बार हमें विवाद देखने के लिए मिला है, चाहे हम तमिलनाडु के केस की बात कर लें या रिसेंटली अगर हम यहाँ पर बात करें पंजाब के केस की. सो अगर हम कंक्लूसिव फॉर्म में यहाँ पर बात करें तो बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गवर्नर है दे मे नॉट हैव द डिस्क्रिशन टू सेंड बिल सोली ऑन द स्टेट सब्जेक्ट और दोज ऑफ कंकरेंट सब्जेक्ट लैकिंग प्रोविजन रिपंजेंट टू सेंट्रल लॉज फॉर द प्रेसिडेंट असेंट, बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इफ दे perceive a bill as unconstitutional, then it is sent back to the assembly for reconsideration, where ultimately the court hold the authority to determine the constitutional validity of law, limitations of the jurisdiction, whether it comes to the governor or president in this particular regards. तो चाहे बात करें assent of the bill की आर्टिकल 200, चाहे हम बात करें reservation of the bill for the president consideration या consideration by the president, ऐसे में सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी. क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, like they can assent to the bill, they can reserve the bill for the president consideration either at the governor's discretion or as amended by the first provision. They can withhold the assent, sending it back to the state legislature with a request for the reconsideration of the entire bill or any particular part in that case. So जो कि ये सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि नो, यू डोंट एंजॉय ऑल द राइट्स, एंड जो पूरे के पूरे राइट्स हैं वो यहाँ पर कोर्ट के पास दिए गए हैं. चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस जो कि हुई थी दुबई में. यहाँ पर एक बहुत क्लियर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिली. हमने पहले भी डिस्कस किया था, फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने की बात यहाँ पर आई कि कार्बन को हमें पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है, जिसने बहुत बड़ा स्पार्क इस पूरे के पूरे डिस्कशन में ले रखा था. नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर शहरों के लिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है. यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट लाने की बात की जा रही है. जब हम ग्लोबल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो 55% से भी ज़्यादा लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे जो कि केवल और केवल सिटीज़ में रह रहे हैं. इस एंटिसिपेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 68% से भी ज़्यादा लोगों की संभावना है कि 2050 तक ये सिटी में रहेंगे. और इसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, वैसे ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन देखने के लिए भी मिलेगा. क्योंकि अगर हम वर्तमान फेज से यहाँ पर बात करें तो अभी भी 75% जो प्राइमरी आपकी एनर्जी होती है और जो कंट्रीब्यूट होता है लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमें अर्बन एरिया से देखने के लिए मिलता है.
इसी के तहत यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि नथिंग फॉर अस विदाउट अस। दैट मीन्स सिटीज़ जो हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जब हम बात कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया है कि हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा हमारे बिना। दैट मीन्स हमको एक पूरा का पूरा काम करने की आवश्यकता है व्हेन इट कम्स टू सिटी, व्हेन इट कम्स टू अर्बन एरिया, ताकि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रीन लेवल पर लेकर जा सकें। सिटीज़ को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। साथ ही यहाँ पर बात की गई कि जब आप ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है कंपैरेटिव टू वेस्टर्न काउंटर पार्ट। यहाँ पर एक लिमिटेड एम्पावरमेंट आपको देखने मिलेगा सिटी लीडर्स में, एक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जैसे इंडिया की अगर हम बात कर लें तो अर्बन पॉपुलेशन जो कि यहाँ पर स्लम्स में रहती है वो 40% से ज़्यादा है। और ऐसे में देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कम हो ही रही है, लेकिन जो पॉल्यूशन है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए हर कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता जो कि ज़ीरो कार्बन इमिशन कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल कोयला, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक। इसी को लेकर एक बहुत रेडिकल शिफ्ट की हमें यहाँ पर आवश्यकता है, जहाँ पर क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है, जिसके अंदर एक फेयर पार्टिसिपेशन क्रिएट किया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस लाए जाएंगे, इनिशिएटिव्स लेना ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ सिटीज़। ओके, सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन बिगिंस, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम टू होल्ड ए स्टडी। देखिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI विल पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट विंटर इंडियन एक्सपीडिशन टू द आर्कटिक रीजन। जो रिसर्चर्स हैं RRI के, ये यहाँ पर एग्जामाइन करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को, यहाँ पर जो हमारा सेवर्ड रीजन है आर्कटिक का और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है कि जो आर्कटिक रीजन है उसकी सूटेबिलिटी को देखना, साथ ही अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी को यहाँ पर समझना, साथ ही इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन है विच इज़ एस्टैब्लिश हियर इन द आर्कटिक सिंस 2008, जिसका नाम है हिमाद्री, यहाँ पर इस एक्सपेडिशन को कंडक्ट किया जाएगा और मेजर फोकस होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी, एनवायरनमेंट सैलबार्ड का किस तरीके से है, एक पोटेंशियल क्या है डिप्लॉइंग लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप इन दिस रीजन, और इसकी वजह से जो नए नए आयाम हमें देखने मिलेंगे उसको यहाँ पर सर्च किया जाएगा। साथ ही अगर हम यहाँ पर समझें कि जो सारस एक्सपेरिमेंट्स हैं, सारस एक्सपेरिमेंट जो RRI के द्वारा किया जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सारस यहाँ पर बोलने का मतलब है शेप्ड एंटेना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रम। ये सीरीज है एक्सपेरिमेंट की फॉर नियरली अ डिकेड। सारस की बात करें तो इसका मुख्य फोकस है जो हमारा फेंट कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल है फ्रॉम हाइड्रोजन, जिसे हम जो कि अभी तक नोन है 21 सेंटीमीटर का सिग्नल, जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द कॉस्मिक डाउन एंड द एपोक ऑफ द रीआयोनाइजेशन, इसकी यहाँ पर स्टडी करना। साथ ही आर्कटिक एक्सपेडिशन के तहत जो सैलबार्ड रीजन है उसकी कॉस्मोलॉजी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना। इट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर विजिट। बात करें अगर हम NCPOR विच इज़ द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इसको ही पहले नेशनल सेंटर फॉर आर्कटिक एंड ओशन रिसर्च के नाम से जाना जाता था। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि वास्को डिगामा गोवा में सिचुएटेड है। ऑपरेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के तहत ये यहाँ पर काम करता है। साथ ही ये इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी बन जाती है, चाहे हम आर्कटिक प्रोग्राम्स की बात करें, एंटार्कटिक प्रोग्राम की बात करें, या हमारे रिसर्च स्टेशन जैसे भारतीय मैत्री के मैनेज करने की बात करें। इनके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 25 मई 1998 को यहाँ पर इनको इंस्टीट्यूट किया था। वहीं अक्टूबर 9, 2016 को इन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन यहाँ पर हिमालयास पे बनाया था जिसका नाम है हिमांश। ठीक है, तो आपने हिमाद्री और भारती का नाम सुना है, इसी के साथ आप याद रखेंगे हिमांश के बारे में। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, just write the answer, click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.